एक फिल्म में गाना था, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। फेस रीडिंग है क्या अनुराधा जी? मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम लोग हाथ देखते हैं, हम लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं। हमारा एक शास्त्र समुद्र शास्त्र, उसमें से हम लोग फेस रीडिंग यानी कि चेहरे को पढ़ने का शास्त्र जो इसमें आया। अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाएंगे, वहाँ पे तो हर डिपार्टमेंट में, अगर कॉर्पोरेट में जाएंगे तो वहाँ पे एक फेस रीडर बिठाया होगा। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ पे एक फेस रीडर बिठाया होगा। अब ये इंडिया में भी आ चुका है, ये कॉन्सेप्ट अब इंडिया में भी आना शुरू हो गया। फेस रीडिंग आज के समय में इंडिया में अनुराधा जी जो एक ट्रेंड है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो आपके पास पहुंचते हैं वो क्या पुरुष होती हैं, महिला होती हैं? सबसे पहला प्रश्न उनका क्या होता है आपसे? पहले होता था कि मेरे पास सिर्फ लेडीज आती थी, बट अभी मेरे पास बहुत सारे जेंट्स भी आते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे आते थे जो रिलेशनशिप को लेके डाउटफुल होते थे कि वो पर्सन मेरे साथ चीट कर रहा है या वो बंदी मेरे साथ चीट कर रही है। सबसे ज्यादा कौन सा सीक्रेट आपसे शेयर करते हैं लोग? ऐसे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं जिनका रिलेशनशिप अपनी फैमिली में किसी और के साथ होता है। अच्छा, मतलब अपनी फैमिली में, मतलब वाइफ के अलावा। फेस रीडिंग कहते हैं कि हाँ, एक बतौर करियर आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, बट ये सिद्धि कितना है और पढ़ाई कितनी है, या दोनों का एक तालमेल है? मैंने शुरू किया था तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि मैंने ये पढ़ाई से शुरू नहीं किया था, मैंने शुरू किया था एक सिद्धि से कि मेरे गुरुजी अघोरी थे। आप भी अघोरी बनी थी? हाँ, मैं कई बार ये भी बोलती हूँ कि जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाती है बट फेस रीडिंग कहीं पे भी नहीं सिमटती, उस बिल्कुल ओपन है। नमस्कार, प्रणाम। एक फिल्म में गाना था, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। अब ये गाना जब बना था उसके बाद समय बहुत बदला, काल बहुत बदले, और उसके बाद आज जिस दौर में हम बैठे हैं उसमें फेस रीडिंग, चेहरे को देख के सब चीज़ें तय हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि दिल से पहले चेहरा आपका आईना होता है, आपके व्यक्तित्व का। आप क्या सोच रहे हैं, आपका भाव क्या है, और फेस रीडिंग को लेके आजकल बहुत चर्चा है। और इस खास और स्पेशल एपिसोड में, नीतिपथ के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और आज हमारे साथ खास मेहमान अनुराधा सिंह। नमस्ते। फेस रीडिंग एक्सपर्ट हैं, इसके साथ साथ ज्योतिष पे भी बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा। कोई ऐसे टॉपिक्स जिस पर आप चर्चा कर रहे होंगे और उसके बाद आपको लगता होगा कि इस टॉपिक पे एक महिला बात कर रही है, इस टॉपिक पे कुछ ऐसी बात चल रही है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत ही संयम से, धैर्य से ये पूरा पॉडकास्ट एपिसोड देखिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब इस पॉडकास्ट में होंगे। आप बहुत सारी चीज़ें सोचते होंगे अपने बारे में, मेरे चेहरे को पढ़ के कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या तय करता है, ये सब कुछ आप जानना चाहते होंगे। तो आज जैसा मैंने कहा, इसमें आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले धन्यवाद। फेस रीडिंग को लेके भारत में मैंने देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा है कि फेस रीडिंग एक आर्ट भी है, एक करियर भी हो गया है। फेस रीडिंग है क्या अनुराधा जी? मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, फेस रीडिंग जब हमारे पुराने समय में हमारी ग्रंथों में से निकला हुआ, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम लोग हाथ देखते हैं, हम लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं। हमारा एक शास्त्र समुद्र शास्त्र, उसमें से हम लोग फेस रीडिंग यानी कि चेहरे को पढ़ने का शास्त्र जो इसमें आया। पर अब जब इसको लोगों ने एज अ करियर वाइज देखना शुरू कर दिया, अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाएंगे, फॉरेन वर्ल्ड में, वहाँ पे तो हर डिपार्टमेंट में, अगर कॉर्पोरेट में जाएंगे तो वहाँ पे एक फेस रीडर बिठाया होगा। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ पे एक फेस रीडर बिठाया होगा। मतलब वहाँ के सिंगापुर में तो मुझे ये भी पता है कि वहाँ के कॉर्पोरेट्स में ये ज़रूरी है वहाँ पे फेस रीडर का होना, क्योंकि वो पहले फेस रीडर HR वाले के साथ बैठा होता है ताकि हर एम्प्लॉय के बारे में पता चलता रहे कि एम्प्लॉय कंपनी के साथ कितना लॉयल होगा। अच्छा, तो ये कंपनियां करने लगी हैं? ये कंपनियां बाहर की, फॉरेन की कंपनियां तो कब से कर रही हैं, अब ये इंडिया में भी आ चुका है।
ये कॉन्सेप्ट अब इंडिया में भी आना शुरू हो गया और काफ़ी सारी कंपनीज तो मुझे भी कांटेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट के लिए कि हम लोगों को अपॉइंट किया जाए एज अ जो भी जिस तरीके से रेगुलरली जिस तरीके से उन्होंने जो बाहर की कंपनियां कर रही है, क्योंकि आज की डेट में ये ज़रूरी हो चुका है। अगर देखा जाए तो डे टू डे में हमारे पास जितने भी चेहरे आते हैं हमें पता चल सकता है कि ये पर्सन हमारे लिए कैसा होगा, हमारी कंपनी को लॉयल है या हमारी कंपनी को छोड़ के जाने वाला है। और अगर क्रिमिनल वर्ल्ड में जाए तो ये फेस रीडर तो वहाँ के बाहर के डिपार्टमेंट में बैठा होता है ताकि ये पता चल सके ये क्रिमिनल एक्चुअल में ये है क्या, इसके बारे में जानना वो किस लेवल तक जा सकता है एक फेस रीडर ही बताएगा। और ये उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? आपको मैं ये बता दूं कि फेस रीडर की एक्यूरेसी 99.9%, 100% भी होती है। अच्छा। अगर आप एक अच्छे फेस रीडर के पास बैठ गए हो तो वो आपको 100% आपकी पिछली चीज़ें, आपकी करंट चीज़ें और आपके आने वाली चीज़ें भी बता देगा। अच्छा, इस लेवल तक एक्यूरेसी? इस लेवल तक मैं कई बार ये भी बोलती हूँ कि जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक कहीं ना कहीं सिमट जाती है, बट फेस रीडिंग कहीं पे भी नहीं सिमटती, उस बिल्कुल ओपन है। जितना आपने उसके अंदर घुसना है, समुंदर नहीं, वो एक बड़ा समुंदर है। ज्योतिष जहाँ से खत्म, मैं कई बार ये बोलती हूँ कि ये जहाँ एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाती है, क्योंकि एक लिमिट के बाद एस्ट्रोलॉजी आगे नहीं जाती है, वो एक पॉइंट से ज़्यादा आपको नहीं बता सकती क्योंकि उसके पास उतनी पावर नहीं है। बट फेस रीडिंग के पास, आप फेस रीडर के पास बैठ जाओ, आप कुछ भी पूछो, आप अपने बारे में पूछ रहे हो पर आपके साथ साथ आपकी फैमिली यानी कि आपकी वाइफ की फैमिली के अंदर क्या चल रहा है वो भी फेस रीडर बता देगा। आप बैठे हो मेरे पास पर आपके ऑफिस में आपके जो साथ में बॉस है या आपका कोई फ्रेंड है या आपकी कोई क्लोज फ्रेंड है, उन सब के बारे में आपसे पढ़ा जा सकता है। वो क्या चाह रहे हैं, क्या आपसे उनको फ़ायदा होना है या आगे वो क्या आपके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, आपके फ्यूचर में कहाँ काम आ सकता है, वो सारी चीज़ें एक फेस रीडर बता देगा। ओके। फेस रीडिंग क्या सिर्फ फेस रीडिंग है अनुराधा जी? क्योंकि फेस रीडिंग जब बात आती है तो आप फेस रीडिंग को कैसे देखती हैं? क्या वो सिर्फ चेहरा पढ़ना है या सब कुछ पढ़ना है, हाव भाव पढ़ना है? देखिए, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट जो आज अगर आप पब्लिक में देखते हैं तो वो लोग आपको फेस से क्या बताते हैं, पर्सनैलिटी। आप ये ऐसी आंखें वाले लोग हैं तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वो अपने आप से ज़्यादा दे सकते हैं। पर मैं आपको, जब आप मेरे पास आए हो एज ए क्लाइंट, आपकी तरफ, मतलब मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है या मैं इतने साल से काम कर रही हूँ तो मैं आपकी फेस की तरफ 2 बार देखूंगी भी नहीं। अगर आप एंटर भी हो रहे हैं तो मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैंने आपकी एक झलक देख ली। पर फेस रीडिंग का जो आज का मैं मिक्सचर करती हूँ वो फेस रीडिंग भी आती है, उसमें माइंड रीडिंग भी मैं करती हूँ और साथ में वॉइस रीडिंग भी करती हूँ, बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ती हूँ मैं, उनके हर पॉइंट, उनकी बॉडी की हर पार्ट के साथ साथ मैच करती हूँ, तब जाके मैं उनको प्रेडिक्शंस देती हूँ। बट फेस रीडिंग को अगर आप ये कहेंगे कि आप उनके सिर्फ फेस को देख के सिर्फ उनके बारे में, यानी कि उनके फीचर्स कैसे हैं और वो किस तरीके के रहेंगे, उनके बॉडी के तिल के हिसाब से, वो नहीं। अगर आपने अपनी फैमिली के पूरे बारे में जानना है तो आपको फेस रीडिंग के अलावा भी उसमें बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब आप जाके सामने वाले को बता पाएंगे कि उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसा है। मतलब फेस रीडिंग में सिर्फ फेस नहीं है, बहुत कुछ है उसमें। बहुत कुछ है, हमने तो बहुत कुछ किया। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें, फेस रीडिंग जब आता है इससे पहले आपने अपने इसके अलावा क्या किया हुआ है। आप आज फेस रीडर हो, वो तो आपने पढ़ा और आप फेस रीडर बन गए, बट इसके अलावा आपके एस्ट्रोलॉजर के पास हमेशा एक एक्स फैक्टर होना चाहिए। अगर आपका एस्ट्रोलॉजर एक्स फैक्टर में है तो वो आपको आपकी 100% चीज़ बता सकता है, अदरवाइज वो आपको आधी चीज़ें आपसे पूछेगा और फिर जाके आपको बताएगा और फिर कहीं ना कहीं उसकी प्रेडिक्शन करेगा, जो आज की डेट में होता है। फेस रीडिंग आज के समय में इंडिया में अनुराधा जी जो एक ट्रेंड है, क्या लोग जानना चाहते हैं? क्योंकि आप इतने लोग आपसे मिलते हैं, आप तक हजारों लोग आपसे मिल चुके होंगे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो आपके पास पहुंचते हैं वो क्या पुरुष होती हैं, महिला होती हैं? और पहला प्रश्न तो मेरा ये है, और दूसरा वो जानना क्या चाहते हैं अपने बारे में, सबसे पहला प्रश्न उनका क्या होता है आपसे? देखिए, फेस रीडिंग में सबसे पहले मोस्टली मेरे पास पहले होता था कि मेरे पास सिर्फ लेडीज आती थी, बट अभी मेरे पास बहुत सारे जेंट्स भी आते हैं। और कई बार क्या होता है कि
कई लोगों का एक एक सेकंड रिलेशन भी होता है। मोस्टली पहले ज़्यादातर लोग ऐसे आते थे जो रिलेशनशिप को लेके डाउटफुल होते थे कि वो पर्सन मेरे साथ चीट कर रहा है या वो बंदी मेरे साथ चीट कर रही है। मैं उसके साथ हूँ पर वो बंदी मेरे साथ लग रहा है, मुझे डाउट है क्या वो अपने किसी की भी पिक्चर लेके आ जाएगा और हम लोग उसको बताते हैं कि ये पर्सन सही है तेरे लिए या नहीं सही है। बेसिकली ये क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद फिर वो धीरे 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 अपनी फैमिली के लोगों के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनकी फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जो उनके लिए हार्मफुल है या उनका फ्रेंड है जो उनके लिए हार्मफुल है। ऐसे ऐसे लोग क्वेश्चंस पूछने आते हैं। इवन मेरे पास एक केस है, एक पर्सन आए थे, वो बैठे थे मेरे पास, अभी बैठे थे और मैंने उनको बोलना शुरू कर दिया कि आपका बच्चा है, आपका बेटा है, तो वो कह रहा मेरा तो बेटा है ही नहीं। मैंने अब आप अगर आप मुझे झूठ कह रहे हो, मतलब डिनाई कर रहे हो, तो सामने वाला पर्सन तो एकदम, मैं चौंक गई ना कि मैं कैसे गलत हो सकती हूँ। तो उसने कहा मेरा तो बेटा है नहीं मैम। मैंने उसको बोला, उसने कहा कि आप सिर्फ मुझे बताओ, मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा, मैं एक वर्ड नहीं बोलूँगा बट आप मुझे बताओ। तो मैंने उसको बोला आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें आगे होने वाली हैं, आप गवर्नमेंट में ही जाएंगे, ये जो जॉब कर रहे हैं ये काफ़ी मतलब दूर तक नहीं है। अगेन उसने बोला मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो कॉर्पोरेट में हूँ, मैं गवर्नमेंट में कैसे हूँ। सारी चीज़ें जब उसने मना करनी शुरू कर दी तो एक टाइम पे आपको डर, जैसे कहते हैं ना हम लोगों को हमारा पेपर हो रहा है और हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, पर जब वो लास्ट में वो जब उठने लगा तो उसने मुझे सारी बात बताई कि उसका बेटा है बट उसकी वाइफ से नहीं है, उसका बेटा उसकी गर्लफ्रेंड से है, उसका हो सकता है गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड, क्योंकि उसके फादर जो हैं वो पॉलिटिक्स में हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जगह पे करेक्ट थी बट सामने वाला आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था कि और ये मेरे बारे में मुझे क्या बता सकती, और मेरे बारे में क्या बता सकती, क्योंकि ये चीज़ वो कह रहा है मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई कि मेरा बेटा है, ये मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। मैं हज़ारों लोगों को अपने हाथ दिखा चुका हूँ, कुंडलियाँ दिखा चुका हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेरे बेटा है। जब आपने ये बात बताई थी तो कहता मेरे ही अंदर वो चीज़, अंदर से मैं हिल गया था कि ये इन मैडम को कैसे पता चल गया। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं और हम उनके, जिन्होंने हमारे साथ सीक्रेट शेयर करने होते हैं उनके साथ हम करते हैं, फिर उसके बाद वो ओपन होते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा सीक्रेट आपसे शेयर करते हैं लोग? आप किसी का नाम तो नहीं ले रही हैं, बट अगर मैं एक ओवरऑल पूछूं कि ऑन एन एवरेज जो लोग आपके पास आते हैं किस तरह का सीक्रेट आपसे शेयर करते हैं लोग? मेरे पास जो ऐसे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं जिनका रिलेशनशिप अपनी फैमिली में किसी और के साथ होता है। अच्छा, मतलब अपनी फैमिली में, मतलब वाइफ के अलावा? मैं कपल है बट उनकी अपनी फैमिली में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही होंगे। हाँ, ये वो वाला, आज की डेट में फीमेल भी होती हैं जिनका कनेक्शन बाहर होता है। तो आज की डेट में 50-50% अब हो गया। एक टाइम था जब सिर्फ मेल का ही कनेक्शन बाहर होता था, एक्स्ट्रा मैरिटल आप कह सकते हो। तो आज की डेट में लेडीज़ का भी है, तो 50% आप दोनों का देख लीजिए। तो वो लोग सारी बात जब मैं उनके साथ शेयर करती हूँ कि इस लेवल तक है, तो वो उसके बाद अपनी चीज़ों को ओपन कर देते हैं। फिर वो बिल्कुल, उनको पता है कि किसी और के साथ, क्योंकि इसने जो जो चीज़ें डीप निकाल के दे दी वो तो कोई भी नहीं बता सकता। उनके पंडित जी जितने इतने देर से आए हुए थे वो उन्होंने नहीं बताया। तो इस लेवल की चीज़ें मैं उनके साथ बताती हूँ, तो फिर उसके बाद वो अपनी चीज़ों को शेयर करने शुरू करते हैं। फेस रीडिंग कहते हैं कि हाँ, एक बतौर करियर आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, बट आपने जैसा कहा कि जब आपसे मेरी एक चर्चा हो रही थी इस रिकॉर्डिंग से पहले, तो आपने कहा ये एक सिद्धि है और ये सिर्फ पढ़ाई का विषय नहीं है कि आपने पढ़ के और आप इसमें पीजी कर गए और आगे निकल गए तो आप और भी पारंगत हो गए। ये एक सिद्धि है। ये सिद्धि कितना है और पढ़ाई कितनी है, या दोनों का एक तालमेल है? देखिए, जब मैंने शुरू किया था तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि मैंने ये पढ़ाई से शुरू नहीं किया था। पढ़ाई तो मैंने बहुत बाद में जाके की थी। मैंने शुरू किया था एक सिद्धि से, और जिसमें मेरे जो गुरुजी थे, वो, जैसे मैंने बोला, आपको भी बताया था कि मेरे गुरुजी अघोरी थे। तो अघोरी, और आप, अगर आपको भी पता होगा तो अघोरी दो तरह के होते हैं। एक नागा अघोरी होता है और एक जो अघोरी होता है जो हम तुम सब में रहता होता है, बट वो होता अघोरी है क्योंकि उसके पास भी उतनी ही पावर्स और उतनी ही शक्तियाँ होती हैं जो एक अघोरी ने जाके पाई होती हैं। पर ये होता है कि वो अघोरी अपने फैमिली में नहीं होते, मतलब वो उनकी फैमिली नहीं होती, वो बिना कपड़ों के रहते होते हैं और वो जंगलों में रहते हैं। तो हमारे दिमाग में जब भी अघोरी का नाम आता है तो हम सिर्फ उसी पिक्चर को सामने लाते हैं जो एक नागा अघोरी है। बट एक दूसरे अघोरी भी हैं
जो आज की हमारे सब में हैं, वो उनके पास ये सिद्धियां हैं जो मेरे गुरुजी के पास भी सिद्धियां थी, और मैंने भी उसी ट्रैक पे गई थी जब मैं इस लेवल की अघोरी बनी थी। तो आप सबसे भी अघोरी बनी थी? हाँ, क्योंकि जब मुझे पावर मिलनी है तो आप एक रॉ पर्सन को अपनी पावर कैसे दे सकते हैं? एक अघोरी जब इस दुनिया से जाएगा, ये जो पावर्स होती हैं ये उनकी नहीं होती, ये पूरे ब्रह्मांड की होती है। अब ब्रह्मांड से जब आप जा रहे हो, आपको पता लग जाएगा कि आप जा रहे हो, आपके जाने का समय हो, तो आपको ये शक्तियाँ, ये पावर दे के जाना पड़ेगा किसी को। ये रूल है, ये एक अघोरी दूसरे को दे के जाएगा। अब जब मैं भी जाऊंगी तो ऐसा थोड़ी है कि मैं अपनी चीज़ें साथ लेके जाऊंगी, ये मुझे भी जाने से पहले दे के जाना पड़ेगा। चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे वो कोई मेरा स्टूडेंट हो, चाहे वो मेरा ऐसा कोई क्लाइंट हो जिसको मुझे लग रहा है कि इसके पास वो ये है कि इसको टैकल कर सकता है, पावर्स को, इसको आगे लेके जा सकता है, उसको मैं भी उसको ही दे के जाऊंगी। जैसे उसी तरीके से, पर जब भी आपको वो पावर्स मिलेंगी तो आपको उस लेवल का पहले बनाया जाएगा। आपको अगर आप रॉ हो, आपको कैसे मैं दे दूंगी? जैसे आपके पास कोई चीज़ गई, मैं आपको दे रही, आपको तो ये भी नहीं पता कि उसको डील कैसे करना है और वो है क्या। इसका मतलब आपको भी उस लेवल का बनना पड़ेगा। तो मैंने भी उस लेवल की अघोरी की पावर की जो तपस्या है वो मैंने की है। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है, जो 2005 में, मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, पर मैं आज इस पॉडकास्ट में ये बोल रही हूँ कि मैं एक अघोरी ज़रूर हूँ, पर अगर आप ये सोच रहे कि वो पुराना नागा वाला अघोरी नहीं, बट हाँ, एक अघोरी से मुझे पावर मिली है तो मेरे पास भी उतनी स्ट्रॉन्ग पावर है। तो अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास एक एक्स फैक्टर है, तो एक एक्स फैक्टर तो है। उसके बाद मैंने अपनी ये जर्नी शुरू करी जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग में आ गई। जब मैंने शुरू किया था मैं बड़ी यंग थी, जैसे कहते हैं ना, कॉलेज से जल निकले आप, तो आप इमीडिएटली आप जब छोटे छोटे लोगों के काम करने लग पड़े, लोगों को पता लगने लग पड़ा कि वहाँ पे वो लड़की ये सब कर रही है, तो आपके पास पावर, मनी, ये सारी चीज़ें आती है, तो कितना आपका दिमाग, आप हैंडल ही नहीं कर सकते उन सब चीज़ों को, क्योंकि आप एक तो इमेच्योर हो, इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हो। तो एक टाइम पे वो पावर्स के कारण ही मैंने इस जो अपनी जर्नी है उससे ब्रेक लिया था, कि क्योंकि वो मेरे पे ही बुरा हो गया था, मेरे पे ही अटैक हो रहा था कि मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब अपने दिमाग पे, क्योंकि ये सारी चीज़ों को डील करने के लिए आपको पहले यहाँ पे काम करना होता है। जो यहाँ पे काम करेगा उसके बाद आप इस चीज़ों को डील कर पाएंगे। उसके बाद जो मेरी सेकंड जर्नी हुई है उसमें मैंने अपने दिमाग को भी मैच्योर किया, अपने आप पे भी काम किया, और फिर इस पावर्स के साथ अब मैं इस दोबारा अपनी जब जर्नी स्टार्ट करी है तो मैंने फुल फ्लेज अपनी चीज़ें स्टार्ट कर दी, जिसमें मुझे पता है कि मुझे पहले अपने आप को ठीक करना है, क्योंकि ये मेरे पास पावर है, वो मेरी शक्ति है। अगर आप आ रहे हैं एक एस्ट्रोलॉजर, आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहे, कुछ भी लेके आ रहे, पर आपको पता है कि ये मेरी एस्ट्रोलॉजर के पास एक एक्स्ट्रा चीज़ भी है, जो एक्स फैक्टर है, जो कभी भी किसी भी टाइम पे मुझे मेरी चीज़ से निकाल सकती है, वो चीज़ मेरे पास है। तो फेस रीडिंग के साथ साथ अगर आप अपनी इस पावर को मिक्स कर रहे हैं तो आप उस पर्सन की पूरी डिटेल जो है वो लिख के दे देते हैं। कहते हैं जन्म कुंडली जो पूरी निकल जाती है, पूरी की पूरी, जैसे कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि आपने तो ऐसी चीजें बता दी जो कोई बता ही नहीं सकता था। तो वो फेस रीडिंग से अकेले नहीं होगा, फेस रीडिंग से हम एक पॉइंट तक रुक जाएंगे। अघोरी आपने कहा, मतलब एक प्रकार का जो आप कहते हैं कि अघोरी जो साधु होते हैं, आपने वो सिद्धि ली है। अब ये हमारे जब लोग इसको सुन रहे होंगे तो उनको ये लग रहा होगा कि एक अघोरी का रूप ये भी होता है जो आप इस वक्त मेरे सामने बैठा है और इस तरह से भी सिद्धि होती है। उसके लिए किया क्या आपने और ये कैसे आया? देखिए, जब आप ये अघोरी, हाँ, अघोरी का अगर हम सबको पता है कि रात को तपस्या करनी होती है, शमशान जाके तपस्या करनी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने भी की हैं। जब उस टाइम पे, जब, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जब मैंने भी अघोरी के पॉइंट पे थी, जब मैं बन रही थी, तो उस समय मेरे को भी ये बोला गया था और मेरे को करना पड़ना था। अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे वो चीज़ें नहीं मिलनी थी। और उस टाइम पे मुझे भी टेम्पटेशन होगी ना कि क्या पता इतनी
पावरफुल कि मुझे चीज़ मिल बनना रही है है तो मैं अपनी ज़िंदगी चेंज कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। एक सिंपल आदमी क्या सोचेगा, मैं ये पालूँगा, वो पालूँगा। तो मेरे भी ध्यान में वही था कि इससे मैं अपने आप की ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ऐसे आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा। वो दिमाग में सोच के मैंने किसी भी लेवल पे इसको पाने के लिए बस वो फतूर बना लिया और मैं अब निकल गई। जैसे कहते हैं ना, रात को निकल जाना। और मैं निकलती थी, मेरे साथ मेरे जो हम 2 स्टूडेंट थे जो ये उस टाइम पे उस लेवल पे जा रहे थे। तब हम लोगों को ये बोला जाता था, एक जैसे कहते हैं ना, चैप्टर दिया जाता था कि आज तुमने ये वाली तपस्या जाके करनी है, आज तुमने ये तुम्हारे को तपस्या दी जाए। उसके बाद करने के बाद हमें एक केस दिया जाता था कि अब ये तुम सॉल्व करो, क्योंकि उनके जो केस आते थे उनमें से कुछ केस हमारे पास आते थे, वो मैं सॉल्व करती थी। तो उस लेवल तक मैंने, जैसे कहते हैं कि मेरी पूरी ना, जैसे जब मैं उस तपस्या में थी तो बॉडी को जैसे कहते हैं ना एकदम स्क्वीज कर दिया गया था। तो मैं एकदम जैसे बिल्कुल थिन सी, अगर कोई मुझे देखता था तो वो मेरे पेरेंट्स को ये कहने लग पड़े थे कि आपकी बेटी को कोई बीमारी हो गई है। जब आपको उस वक्त देखते थे तो उनको लगता था, और मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे बड़े वरीड हो गए थे कि उनको लग गया था कि उनकी बेटी को कुछ हो गया है, मतलब किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि मेरी बेटी दिन ब दिन इतनी पतली कैसे होगी। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक सिंगल एक स्टिक होती है ना, उस लेवल तक होगी। और मैं काफ़ी हेल्दी, शुरू से गोलू मोलू टाइप रही हूँ, इसी तरीके की, बट इतनी इसकी। पर जब आप सिद्धियां करते हो ना, तो आपको 24 घंटे भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है, तब जाके आप ये लेवल पे जाते हो। और आपको रात भर जाग कर आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है। और जब उन पीरियड ऑफ टाइम में जब आप थोड़े यंग भी होते हो, तो आपके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि आपको, और दिमाग इतना नहीं होता कि ये चीज़ें में मैं क्यों घुस गई। एक टाइम पे घुस तो गए, बट उससे निकल नहीं पा रही थी। अब निकलने के कोई रास्ता नहीं था। तो अब क्या था कि अब अंदर ही जाना है, अंदर ही जाती रही। तो एट लास्ट कहते हैं ना, जैसे कि पर उसके बाद जब लास्ट में जब वो चीज़ें मुझे मिली, तो वो एक अमेजिंग डे था। जैसे जब मुझे वो चीज़ें मिली थी मेरे हाथ में, जैसे मेरी पावर्स आई थी, तो मुझे खुद को फील होने लगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। अच्छा, मैं बहुत पावरफुल हूँ, और ऐसा फील होने लग पड़ा था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और आप मानेंगे नहीं, मतलब मैं उस टाइम पे ऐसे केसेस लोग लेके आ रहे थे और मैं मिनटों में सॉल्व कर रही थी, इतनी जल्दी सॉल्व कर रही थी, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ इसी में घुस गए थे। 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी सिद्धियों में। रात को अकेले चले जाना, मतलब रात को अंधेरे में डर भी लगना, पर फिर भी ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे को कोई कुछ नहीं पकड़ सकता। आप घर में नहीं बताओगे, आप घर में बता दिया तो फिर पता लग गया तो फिर तो वो भेजेंगे ही नहीं कि तो ये आप लड़की। चुपचाप करती थी बिना किसी ये को बताए? चुपचाप करना पड़ता था, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को शेयर कर ही नहीं सकते ना। अगर आप शेयर कर देंगे तो आपके पेरेंट्स तो आपके, पहली बार तो वो जाने ही नहीं देंगे, दूसरी बात उन्होंने 1000 क्वेश्चन पूछना, और तीसरी बात उन्होंने कहना हमारे बेटी पे किसी ने कुछ कर दिया। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे इंडियन पेरेंट्स के, ये किसी भी पेरेंट्स के होंगे ना, जब किसी का बच्चा इस लेवल तक वीक हो जाएगा। बट उसके बाद धीरे धीरे मेरी जो नेम था, क्योंकि उस समय जब मैं कर रही थी तो तब ये सोशल मीडिया इतना नहीं था, सिर्फ माउथ टू माउथ लोगों को पता चल रहा था। और शायद मुझे ये कई बार फील होता था कि मैं इस तरीके की स्ट्रांग हो गई थी कि लोगों को देख के ही पता लगने लग पड़ा था। तो ये बिना पावर के जब आप पावर वाले वर्ल्ड में इंटर करते हैं, उसमें चेंजेस क्या होते हैं बॉडी में? मतलब मैं आपसे ही ये जानना चाहता हूँ। आपने कहा एक अघोरी साधु के रूप में मैं अब आपको देख रहा हूँ, एक उस दुनिया में जहाँ आप बिल्कुल ऐसे थी कि कोई आपको पहचान नहीं रहा था, और उस दुनिया से एक ऐसी दुनिया में आ जाना जहाँ अचानक आपको शक्तियाँ मिल जाना। शक्तियाँ मिल जाना होता क्या है, उसके बाद क्या होता है? देखिए, शक्तियाँ अचानक नहीं, उसके लिए बहुत, मुझे अगर मैं बोलूँगी तो मैं 2003 से लेके 2006 तक, ये 3 साल जो थे मेरे एक्सट्रीम में, जैसे कहते हैं ना, लो में गए थे। मतलब मुझे कोई पहचान नहीं सकता था, मेरी शक्ल, मेरी बॉडी, और मेरे पे काम मैंने जितना किया था कोई नहीं पहचान सकता था। वो 3 साल ऐसे नहीं थे, मैंने बहुत जैसे कहते मेरे अपने आप की पूरी चीज़ों को निकाल के मैंने वो सिद्धियाँ प्राप्त करी थी। बट जब वो मिलती है ना, तो आपको खुद को फील होने लग पड़ता है कि कुछ तो है, कोई ना कोई पावर आपके साथ चल रही है जो आपके हर स्टेप को काउंट कर रही है। और ऐसा मुझे लगता था
मैं अपने कामों में भी कह सकती हूँ, क्योंकि हमें जो बोला गया था कि आप इसको अपने लिए नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर आप अपने लिए, क्योंकि आप तो फिर भगवान बन गए ना, आप ये मैंने, क्योंकि अघोरी जो होते हैं देखा जाए तो अघोरी लोगों के लिए अच्छा करने के लिए आते हैं। अघोरी अपनी पावर से किसी का बुरा नहीं करते। हमें भी, मुझे भी यही बोला गया था कि ये तेरे पास है पर तू ये लोगों के लिए इस्तेमाल करेगी, तू अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगी, अपनी फैमिली के लिए। अगर देखा जाए तो मैं अपने बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे को वो एक जैसे कहते हैं ना, एक हमें मिला हुआ था कि आपको ये अपने लिए नहीं करना, बट सम हो कुछ ना कुछ तो बेस्ट पॉइंट मिलेगा ना, क्योंकि अगर आपने इतना काम करके अगर आप पढ़ाई करी है तो उसका कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। एट लास्ट वो जो मिलेगा वो अपने आप जो मिल रहा है एनवायरनमेंट से वो मुझे मिलेगा, बट मैं ज़बरदस्ती नहीं लूँगी। अगर ज़बरदस्ती लूँगी तो फिर मेरे ही पावर्स मेरे अगेंस्ट हो जाएंगी। आज की जनरेशन में अनुराधा जी, जो अभी की जो जनरेशन है, उस जनरेशन में अब मैं लड़के और लड़की दोनों पे अलग अलग प्रश्न लेके आपके पास आता हूँ। अभी की जनरेशन की जो लड़कियां हैं जो आपके पास आती हैं, कौन सी एक कॉमन चीज जिनसे वो जूझ रही हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, क्या ऐसी बात वो लेके आती हैं जो आपको कि भाई हम इससे बहुत परेशान हैं? बेसिकली ये क्वेश्चन पहले मेरे पास जो फॉरेन के क्लाइंट्स आते थे उनकी तरफ से ही आता था, क्योंकि अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे ना तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है वहाँ पे, दैट इज़ रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अगर इंडिया में रहेंगे तो इंडिया में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है फाइनेंस। बट आज की डेट में लोग रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से भी उतना जूझ रहे हैं इंडिया में भी। तो इसलिए गर्ल्स जो ज़्यादा बेसिकली मैरिड वुमेन जो आ रही हैं वो यही है कि एक रिलेशनशिप बाउंडिंग, आज की डेट में आज की जनरेशन की जो बाउंडिंग है, जो पहले एक बाउंडिंग होती थी ना कि हस्बैंड वाइफ आफ्टर 20 ईयर्स 10 ईयर्स एक बाउंडिंग, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग, वो बाउंडिंग नहीं, चाहे वो आप वो 5 साल 10 साल उनकी बाउंडिंग नहीं बन रही, वो बाउंडिंग मिसिंग है। इसलिए उनको लगता है कि हम रह जरूर रहे हैं बट इस हमारे में के बीच में कोई प्यार नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है। लेडीज़ इसलिए आती है और मेल मैक्सिमम लेडीज यही लेके आ रही हैं। यही प्रॉब्लम लेके आती है। और द मेल जो हमारे हैं वो बेसिकली वही फाइनेंस के इश्यूज होते हैं, जिनमें क्योंकि कई मेल्स होते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं बट दे वर नॉट मेंट फॉर बिजनेस। बिजनेस कर तो रहे हैं पर बिजनेस के लिए बने नहीं है, क्योंकि फाइनेंस तो हैंडल करना आ नहीं रहा। तो वो लोग अपने क्वेश्चन लेके आते हैं, चाहे मैं 10 लाख लगा लूँ, 10 करोड़ लगा लूँ, 10 रुपये लगा लूँ, मैं रहता ज़ीरो पे ही हूँ। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है आज की डेट में। अच्छा, बहुत ये सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं। मेल तो ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है, जिसमें कि उनके पास पैसा नहीं टिक रहा आफ्टर डूइंग सो मच हार्ड वर्क, बट उनको ये पता ही नहीं कि वो हैंडल ही नहीं कर सकते फाइनेंस, उनकी एबिलिटी नहीं थी बिजनेस करने की, वो ज़बरदस्ती क्यों कर रहे थे। तो इसका रेमेडी आप क्या बताती हैं उनको? देखिए, हर पर्सन की एक अलग अलग रेमेडी होती है। जैसे अगर आप आज की देखेंगे 2025 की सबसे अच्छी रेमेडी, तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि 2025 इज़ एक्चुअली नंबर 9। तो नंबर 9 क्या है? मंगल। और मंगल के पास ना एक्स्ट्रा एनर्जीज हैं। अब एक होते हैं हम जो नॉर्मल लोग होते हैं, एक होते हैं आपने देखा होगा हाइपर पीपल। हाइपर लोग होते हैं वो बैठ नहीं सकते। आप अगर हाइपर बच्चे को देखोगे ना तो पेरेंट्स आते हैं और वो उनको डॉक्टर्स के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं और काफ़ी मेडिसिन या कुछ भी देने की, कोर्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका बच्चा बैठता नहीं है। और डॉक्टर कहता है कि इस बच्चे के पास दूसरे बच्चों जैसी ज़्यादा एनर्जीज है, अब उसकी एनर्जी को ख़त्म करिए। अब 2025 जो है इसके पास बाकी ही एनर्जीज ज़्यादा है इसके पास, 9 नंबर्स के पास, मंगल के पास। अब आप देखेंगे अभी हम सिर्फ फरवरी का मंथ निकाला है, आपने देखा होगा न्यूज़ में भी और बाहर भी कितने सारे लोगों के डिवोर्स हुए हैं, सेपरेशंस, ये हो गया, इसका हो गया, डिवोर्स हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। अभी ये शुरू हुआ है। अभी जब आप मिड में जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे सेपरेशन सुनेंगे जो अनबिलीवेबल, आपको लगेगा ये कभी हो ही नहीं सकता था, अब ये भी सेपरेशंस हो रही हैं। मतलब इतनी ज़्यादा, क्योंकि हर फैमिली के अंदर, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो माँ बेटे का हो, चाहे वो बेटा और बाप का हो, हर किसी का रिश्ता टूटना है इस घर के अंदर, एक घर के अंदर, इस 2025 में। 2025 में अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप 2025 में एक काम करिए, एक ना हनी की बॉटल ले लीजिए, उस हनी की बॉटल को एक लाल धागा बांध लीजिए,
और धागा बांध के अपने किचन के साउथ डायरेक्शन में रख दीजिए। अगर आप रिलेशनशिप के या अपने इस तरीके के चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप वहाँ पे रख दीजिए। आप अपने इस जो आपके घर में जो एनर्जीज़ हैं, जो ज़्यादा एनर्जीज़ हैं आपको अफेक्ट कर रही है, वो करना बंद कर देंगी। आपकी फैमिली सेफ हो जाएगी। तो ये खास तौर पे वैसे लोग जो रिश्तों के टूटने के कगार पे हैं या जिनके घरों में रिश्ते टूट रहे पर हैं, मैं उनके कहती हूँ कि ये सभी कर लें, क्योंकि आज की डेट में मैं तो कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं हर किसी का रिश्ता टूटना है, चाहे वो आपका विश्वास का रिश्ता है, चाहे वो आपके प्यार का रिश्ता, हर कोई रिश्ता इस साल टूटना है। तो आपको ये हर किसी को अपने घर में ये रेमेडी कर लेनी चाहिए 2025 में। इसके पीछे का आधार क्या है अनुराधा जी? ये करने से मतलब ये क्या है, देखिए टेक्निकलिटी क्या है इसका? टेक्निकल हर चीज़ देखिए, जो साउथ होती है, साउथ डायरेक्शन में भी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। अब जो हनी है, जो हमारा शहद है, वो मिठास, हमने वहाँ पे लाल धागा रिप्रेजेंट करता है अगेन प्यार, रिलेशनशिप को हमने वो बांध दिया। और किसको बांधा? शहद को रख दिया हमने वहाँ पे अपनी एनर्जी वाले एरिया में। अब जितनी भी एनर्जीज हमारे घर की आएंगी वो उस एरिया तक रुक जाएंगी, दब जाएंगी, ठहर जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। तो हमारे घर की जितनी भी एनर्जीज होती है वो साउथ में, अब साउथ के एरिया को हमने ठंडा कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके सारे घर के जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। बट लोग आपसे आधार तो जरूर पूछते होंगे ना, आप कोई भी साइंटिफिकली जब भी कोई ना कोई चीज़ होता है, हम कभी भी हम देखिए, अब अगर देखिए आप नॉर्मली देखा होगा आपने, लोग चीनी और चाय, आप भी पीते होंगे चाय, तो आप चाय कैसे बनाते हैं? उसमें चाय पानी डालते हैं, शुगर डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, जो भी बाकी डालते हैं, और इसलिए चाय पी लिया। इसकी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आप? चाय के अंदर आपने देखा होगा चीनी क्या है? शुक्र, और जो चाय पत्ती है वो क्या है? शनि। अब शुक्र और शनि को दोनों को आप उबाल रहे हैं। अब चाय पत्ती को हम राहु के साथ भी डील करते हैं, क्योंकि उसके बाद उसका रंग बदल जाता है, काले से ब्राउन हो जाता है। तो जब कोई भी चीज़ का रंग बदल जाता है तो हम उसको राहु के साथ डील करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप ऐसी चाय अगर आप पी रहे हैं तो आप अपना शुक्र खराब कर रहे हैं। आपने कभी देखा है चाय की दुकान और प्रीमियम कॉफ़ी की दुकान में देखा फ़र्क? वो कभी भी आपको उबली हुई चीनी वाली कॉफ़ी नहीं देते। वो आपको हमेशा कहते हैं चीनी वहाँ पे पड़ी है, शुगर अलग से, शुगर अलग से। करेक्ट। क्यों? आपने कभी देखा है चाय को किसी प्रीमियम ब्रांड की तरह बिकते हुए? नहीं। सिर्फ एक चायो ब्रांड आया है हमारा, पर वो भी प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम अगर ब्रांड देखेंगे तो स्टारबक्स है, कॉफ़ी कैफ़े है, ये सारे प्रीमियम ब्रांड्स हैं, सिर्फ कॉफ़ी के हैं। पर ये कभी भी आपको शुगर को उबाल के कॉफ़ी नहीं देते। और टपरी वाला हमेशा आपको शुगर और चाय पत्ती को उबाल के देता है। आप वो वाली चाय पी रहे हैं, आप अपना शुक्र खुद खराब कर रहे हैं। आपको अपना शुक्र, देखिए अपनी डेली लाइफ में चीज़ें ये छोटी छोटी करने से ही आप अपनी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ों को इनवाइट कर लेंगे। अगर आप अपना शुक्र ठीक करना चाहते हैं, आप कभी भी चीनी को और चाय पत्ती को उबाल के मत पिए चाय में। आप हमेशा चीनी को सबसे लास्ट में डालिए, ताकि आपका वो, जब आप चीनी को लास्ट में डालते हैं यानी कि आपने अब शुक्र डाला, क्योंकि सारी चीज़ें बन चुकी, आपने शुक्र डाला, फिर आप पिएंगे, आपका शुक्र आपका सबसे ऊपर, आपका सबसे ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। उससे तो आप चाय जो पी रहे हैं रेगुलर में, उससे तो आप अपना आपने देखा लोग हमेशा डेली यही बोलेंगे, मैडम मेरे पास पैसा आता है पर पैसा बचता नहीं। द मेन क्वेश्चन मेरे पास एक ही आता है, पैसा आ रहा है क्योंकि वो तो उनकी किस्मत से आना है, पर पैसा चला जाता है, रुकता नहीं है, उसकी सेविंग नहीं हो रही, कुछ खरीद नहीं रहे। तो वो हम ये जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, ये गलतियां करते हैं, उनसे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब आपने कई बार देखा होगा बेड पे लोग बैठ के खाना खाते हैं। अब जो लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं वो लोग हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, उनको हेल्थ के इशू आने हैं, उनको हार्ट से रिलेटेड इशू आएगा, उनको ब्रेन का इशू ज़रूर आ सकता है। ये 100% है, क्योंकि मैंने अपने मतलब सामने ये चीज़ें देखी है। मैं किसी के घर गई थी, मतलब ये तो एक दो लोगों का मैंने खुद घर देखा, तो वो बाई चांस खा रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छा होगा, बट उनको उस टाइम पे मैं उस लेवल का समझा नहीं सकी थी, क्योंकि मैं किसी और रीज़न से गई थी। बट उन लोगों ने अपना एज इट इज़ करा कि कोई बात नहीं, कोई कह गया तो कह गया। बट लेटर ऑन उनकी बाद में इशू जब आया था तो उनके हस्बैंड के हार्ट डिजीज़ शुरू हो गई थी।
क्योंकि बेड जो है उस पे खाना खाना, यानी बेड जो हमारा होता है सोने वाला, वो होता है राहु। अब आज की डेट में आप जो सोशल मीडिया में है ये सारा, ये भी राहु है। तो राहु अगर आप वहाँ पे बैठ के अपने भोजन को करेंगे, सपोज आप अपनी वर्क प्लेस पे बैठ के अगर भोजन करते हैं, तो आपका कभी भी आपका बॉस आपको कभी भी आपको खुश नहीं करेगा, या आप अपने बॉस को कभी खुश नहीं कर पाएंगे, आप कभी सैलरी पगार नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको हमेशा कॉर्पोरेट में बोला जाता है ना, आप अपने कैंटीन में जाके ही खाइए, क्योंकि देयर इज सम रीज़न। आप अपनी प्लेस पे बैठ के जब खाते हैं, राहु अगर आप वहाँ पे बैठ के खा रहे, तो आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। बेड को आप अपने, आज की डेट में कहते हैं कि राहु से ना हमें इंस्टेंट चीज़ें मिलती हैं। अगर आपने सुना होगा कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं, मतलब वो आज की डेट में आज का युग का राजा बना हुआ है, जब पहले नहीं था बट आज भी, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया में रहते हैं। सोशल मीडिया क्या है, ये भी एक राहु है। तो आप अगर बेड से अपनी हर विश पूरी कराना चाहते हैं, तो आप रोज़ एक काम करिए, ये 30 डेज कर लीजिए। मैं आपको बोलती हूँ 100% ये इतनी कारागार ये होगी। आप ना रोज़ सोने से पहले एक लेटर लिख लीजिए अपने नाम की, जिसमें आप अपने लिए लिखेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने काम में बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपके पगार जो है इतनी है, आपकी वाइफ है वो ये काम कर रही है, आपके 2 बच्चे हैं जो दोनों अपनी पढ़ाई में अपना बेस्ट दे रहे हैं और वो इतनी क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें लिख के आप अपने पिलो के नीचे रात को रख दीजिए, रोज जो आप अगले दिन के आपने जो चाहे यही चीज़ें आप रिपीट भी कर सकते हैं। अगले दिन आप उठ के उसको इस एक्सप्रेशन के साथ आप इस आपकी बॉडी लैंग्वेज या ऐसे कि वो लेटर कोई रख के गया है, किसी ब्रह्मांड में किसी ने आपके लिए वो लेटर छोड़ा है आपके लिए, और आपने देखा और शौक आप करें वाह ये क्या है। फिर उसके बाद आप उसको उठाते हैं और पढ़ते हैं और खुश होते हैं, वाह वाह मेरे लिए इतना अच्छा कुछ लिखा हुआ है, अच्छा ये भी लिखा हुआ है, ये भी लाउडली पढ़ रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं। मतलब आपने वो लेटर नहीं लिखा, वो आपको लेटर आया है। ये प्रोसेस अगर आप 30 डेज, बहुत ज़्यादा दिन का नहीं, सिर्फ 30 डेज का अगर आप करेंगे 11 दिन के अंदर अंदर, तो वैसे भी आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जो आप लिखा होगा ना, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो पिल्लो, हमारा जो बेड है, वो इस टाइम पे राहु है, और आपकी मनोकामना, आपकी विश पूरी करने में वो आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप ये राहु की एक रेमेडी कर लीजिए। मैं मान ही नहीं सकती कि ये किसी की, क्या कोई ये कहे कि मेरी नहीं ये पूरी हुई, ये सबकी पूरी होनी है। बट हाँ ये है कि आपके एक्सप्रेशंस, आपकी हैप्पीनेस, आपके वो पूरे फेस पे होनी चाहिए कि आप इतने खुश हैं, आपको इन्वायरमेंट इतना कुछ दे रहा है। घर की एनर्जी को लेके भी बड़ी आजकल अनुराधा जी बात होती है कि मेरे घर की एनर्जी अच्छी है नहीं है, पॉजिटिविटी आती है नहीं आती है। उसको लेके लोगों को लगता है कि हम जब घर में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की आजकल शिकायत है कि यार घर जाने का मन नहीं करता, घर जाते ही ऐसा लगता है जैसे घर मतलब कुछ ऐसा घमासान सा छिड़ जाएगा या कुछ ऐसी भाव, ये ऐसी भी बातें बहुत आ रही हैं ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। ये तो एक कॉमन चीज़ हो चुकी है। मैंने आपको बोला ना, आप देखेंगे अभी आप घर जाएंगे या किसी के घर भी जाएंगे, तो 4 लोग होंगे, तो चारों लोग अपने अपने मोबाइल पे बैठे होंगे। तो वो मोबाइल, मैंने जैसे बोला कि सोशल मीडिया अगर अच्छा है तो बुरा भी है ना, तो हर चीज़ का एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, और हम लोग आज की डेट में बुरे की तरफ ज़्यादा हैं। अच्छे में अगर आप 30% है तो 70% बुरा भी है, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे स्टडी की तरफ उतने नहीं जा रहे, सोशल मीडिया में चले गए उतना, तो सारी चीज़ें इसका इम्पैक्ट नेगेटिव में ज़्यादा है। अब उस घर के अंदर एनर्जी भी, क्योंकि आप भी बाहर से अपने लोगों के साथ काम कुम करके आए हैं, तो उन लोगों की एनर्जीज भी आप में लेके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी कंबाइन होती हैं तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ऊपर से आपके लोग जो आने जाने वाले होते हैं, जो हमारे घर में बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारी चीज़ें देख के जेलस कर जाते हैं, या हमें कोई नेगेटिव दे जाता है कि हाँ इन्होंने ऐसे कर लिया वैसे, तो ये इन्वायरमेंट में चलता है। तो हमें ना हमेशा अपने आप को सेव ये करते ही रहना चाहिए। हमें एक काम ज़रूर करना चाहिए, अपना हर सैटरडे अपने दोनों हाथों में नमक पकड़ लेना चाहिए। दोनों हाथों में, एक मुट्ठी में नहीं, दोनों मुट्ठी में पकड़ लीजिए, और क्लॉकवाइज 7 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक हाथ क्लॉकवाइज ले रहे हो तो दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। दोनों हाथों से ये अपना घुमाइए 7 टाइम,
और उसके बाद आप बाथरूम में चले जाइए। 7 बार इधर से 7 बार उधर से, एक हाथ क्लॉकवाइज और दूसरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद आप अपने वहाँ पे जाइए बाथरूम में, वहाँ जाके टैप के सामने खड़े हो जाइए। आपने डिल्यूट नहीं करना, आप खड़े हो जाइए और पानी के सामने ऐसे हाथ रख दीजिए, अपने आप पानी में जो है पड़ जाएगा और वो अपने आप निकलता रहेगा। ये चीज़ आपको अब एवरी सैटरडे करनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में इतने सारे लोग या इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, और नहीं भी आएंगे तो भी आपके घर में अगर मोबाइल चल रहा है तो भी आपके घर की एनर्जी चेंज होनी है। सो आप हर शनिवार को ये रेमेडी ज़रूर कर लीजिए करिए, अपने ऊपर भी कर लीजिए करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी कर लीजिए करिए। ओके, सो मैं इसी क्वेश्चन पे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इस वक्त जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं अनुराधा जी, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ लोगों का प्रश्न यही होता है, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा कि फेसबुक पे अपनी फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, अपनी डॉगी के साथ फोटो डाली और उसके अगले दिन से ही वो परेशान होना शुरू हो गया। क्योंकि कई लोग ऐसे भी मुझे भी मिले। ये रेमेडी जो आप बता रही हैं, मैं चाहता हूँ इसको और थोड़ी क्लैरिटी से हम बताएं कि ये करने से क्या होता है, कि आप कैसे बचते हैं ऐसी नजरों से। देखिए, जो नींबू होता है, लेमन जिसको हम यूज़ करते हैं, नींबू को हम लोग हर चीज़ को काटने के लिए, लाइम, सोर, हर चीज़ को काटने के लिए, जब कोई भी नज़र आती है, कोई भी चीज़ आती है, मैंने आपको अभी पहले बोला कि नज़र जो होती है वो पत्थर को काट सकती है। ये होता है, ये पॉसिबल है। अगर आप किसी पत्थर को रोज़ जाके एक बोलना वर्ड शुरू कर देंगे ना, वाओ तो बहुत सुंदर है, वाओ तो बहुत सुंदर है, थोड़े दिन के बाद देखना वो पत्थर या तो वहाँ से कट जाएगा, या गलती से किसी ने तोड़ देगा ना कुछ उस पत्थर पे हो जाएगा। ये चीज़ मतलब उस पत्थर को लग सकती है, तो हम इंसान हैं, हमको तो ये नज़रें लगनी है। और जब हम फेसबुक पे या इंस्टा पे या किसी भी सोशल मीडिया में आते हैं और अगर हमने कोई नई रेमेडी करी है, तो लोगों की, जब लोग हमें देखते हैं, और देख भी कहाँ रहे हैं जो सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया क्या है, राहु, और अगर हम देख रहे हैं तो हमारी आंखें शनि, तो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको नेगेटिव ही दिखेगा ना, और क्योंकि उसके बीच में आपका चेहरा आ रहा है, आपको ऑटोमेटिकली शनि और राहु दोनों मारेंगे। जब शनि और राहु मारेंगे तो उनके साथ उनको कम करने का जो आता है, जो लेमन, अब नींबू क्या करता है, हर चीज़ को तोड़ता है, सोर, खट्टा, वो हर चीज़ को तोड़ता है। तो ये जब ये वाली नज़र हमारे ऊपर पड़नी शुरू होती है, तो हम नींबू से जब उसको अपने सामने उस नज़र के साथ और अपने साथ नींबू को बीच में ले आते हैं ना, तो वो सारी की सारी एनर्जीज को सोख लेता है और हमारे अंत तक नहीं पहुंचने देता। इवन दो कई बार मैंने आपको पहले ही बोला कि वो नज़रें उस सामने वाले के पास वापस चली जाती हैं और उसी को अफेक्ट करती हैं। अनुराधा जी, मेरा एक मित्र है, और ये मेरा निजी अनुभव जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। मेरा एक मित्र है, उसने पैच लगवाया, हेयर पैच, और उसके बाद उसने मुझे भी कहा कि तुम्हें भी लगवा लेना चाहिए। बट उसने मुझे हेयर पैच लगवाने के कुछ दिनों बाद एक ऐसी चीज़ बतानी शुरू की जो मुझे, जिसने अचंभे में डाल दिया। उसने कहा कि जिस दिन से मैंने ये पैच लगवाया है, उस दिन से ऐसा लगता है कि ये पर्सनैलिटी अब मेरी नहीं है, मैं बदल गया हूँ, मुझे गुस्सा तेज आता है, मैं अब बहुत बदला हुआ अपने आप के साथ ही बिहेव करता हूँ। ये क्या एक बड़ा कारण है? क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसको आपसे ज़रूर साझा करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ, किसका बाल, आप कौन सा पैच आपने लगाया है, वो आपके बाल नहीं है, वो किसी और के बाल हैं, वो किसके बाल हैं, वो जिसके बाल हैं वो व्यक्तित्व तो कैसा रहा होगा, तो क्या इसका असर पड़ता है क्या? देखिए, जब भी ये जो बाल हम लगवाते हैं, आर्टिफिशियल बाल, कहा जाता है कि ये नेचुरल हेयर है, और होते भी होंगे, नेचुरल हेयर है, बहुत सारे लोग अपने बालों को बेचते भी हैं। बट जब भी हम कोई चीज़, अपने बाल कोई भी बेचना नहीं चाहता या कोई भी देना नहीं चाहता, अगर वो दे रहा होगा तो किसी रीज़न से दे रहा होगा या उसको पैसों की ज़रूरत होगी या सम अदर रीजंस होंगे, तो वो जो नेगेटिविटी के साथ वो बाल बेचने गया, और हम लोग अपने लिए एक उन्हीं बालों के पैचेस अपने लिए यूज़ करते हैं। बाल क्या होता है? शनि। अब हम अपने शनि को ठीक करने के लिए कितना कुछ करते हैं, कितनी रेमेडीज़ करते हैं। अब हम किसी के और के बाल, यानी किसी और का शनि अपने सर पे लगा रहे हैं। जो हमारी स्कैल्प है, ये मंगल हो, और ये जो बाल है हमारे शनि, तो अब हम किसी और का, अब स्कैल्प तो चलो नहीं है, पर बाल तो हम पैच तो लगा ही रहे हैं ना, इट्स लुक लाइक जैसे स्कैल्प की तरह आपको लगेगा। तो वो आप देखेंगे, आप जब भी ऐसे आर्टिफिशियल बाल लगा रहे हैं या आर्टिफिशियल पैच लगा रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ
आपका ज़रूर कोई ना कोई कहीं ना कहीं ड्रॉबैक आ जाएगा, या आपके हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। बेसिकली जब शनि आपका खराब होता है तो आपके फाइनेंस पे ज़रूर अफेक्ट आता है। आपका फाइनेंस खराब होगा, आपको आगे जाके हेल्थ इश्यूज जरूर आ जाने। वो हेल्थ इश्यूज आपके इससे रिलेटेड होंगे, चाहे आपके ब्रेन से रिलेटेड हो सकते, आपके कानों से रिलेटेड हो सकते। तो ये जो पूरा पोर्शन है, यहाँ पे किसी भी टाइम आपको कोई भी ऐसी बीमारी आएगी जिस पे आपको बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ेगा। वो इसका मतलब वो हार्मफुल, डेंजरस हुआ, नॉर्मल बीमारी नहीं हुई। तो इसलिए अगर आप एक कोई आर्टिफिशियल हेयर की जगह अगर आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, सपोज उसमें आपके 2 लाख रुपया लग रहा है, 3 लाख रुपया लग रहा है, पर वो आपके हेयर नेचुरल आने शुरू हो गए धीरे 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 धीरे, वो फिर भी आपके नेचुरल है। मतलब आपने ट्रीटमेंट कराया पर वो नेचुरल आपके, आपने कोई पैच नहीं यूज़ किया। आप जो नकली वाला हम जो आज की डेट में चल रहा है, ये एक तरह से आप अपने ही प्लैनेट्स शनि और राहु मंगल तीनों को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे आना ही आना है। ये तीनों जब आते हैं तो आपकी हेल्थ के ऊपर सीधा आपके ऊपर आपके हमला करेंगे और आपको हेल्थ इश्यू शुरू हो जाएंगे। बट इसमें एक ये कारण भी है क्या कि जिस व्यक्ति का बाल, जहाँ से मान लीजिए वो दान के बाल हैं, वो किसी ने अपने बाल बेचे हैं, वो व्यक्ति कैसा रहा, वो व्यक्तित्व कैसा रहा, क्या वो दुराचारी रहा, वो पापी रहा, वो पॉजिटिव आदमी रहा, निगेटिव रहा, क्या उसका असर भी सीधा आपके सिर पे पहुंच डेफिनेटली जाता है? आप सपोज अब हम किसी को बोलते हैं कि आप किसी के कपड़े लेके मत पहनिए। क्यों मत पहनिए? क्योंकि उसकी एनर्जी जो वो कर रहा है या जो उसकी चीज़ें, वो इम्पैक्ट आपके ऊपर जाना ही जाना है। और अगर आपने कभी किसी को अपने कपड़े देने हैं या आपने डोनेट भी करते हैं, तो आप पहले उनको अच्छे से वॉश करिए, नमक वाले पानी से, फिटकड़ी के पानी से, और सेंधा नमक डालिए। 3 बार वॉश करने के बाद आप उसको डोनेट करिए। बट जब हम बाल लेते हैं तो हम उसको, कोई इसको कुछ नहीं करता। हाँ, ये है कि उसको शैम्पू वगैरह करके उसको क्लीन, बट इसकी क्लिनजिंग नहीं होती है। इसको कुछ नहीं पता, वो एज इट इज़ आपके सर पे लग जाने हैं। आप जो वो पर्सन था, वो उसकी सारी चीज़ें आपके पास आनी है, क्योंकि आप उसको अपनी बॉडी के एक पार्ट के साथ, और फिर आप उसके साथ अपने सिर को घुमा रहे हैं। आप अगर अपनी मुंडी घुमा रहे हैं, अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, अपने शीशे पे खड़े हो रहे हैं, शीशा यानी कि आपका अगेन राहु, आप उसके सामने बैठ के अपने आप को निहार रहे हैं, तो वो किसी की चीज़ है। तो ठीक है, आपने उसके साथ पैसे दिए हैं, बट कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जो वो पर्सन की नेचर का था, वो आपके ऊपर आना ही है। इससे इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आप नेचुरली अपने काम कर सकते हैं, जितना अपने लिए अच्छा खाइए, अच्छा तरीके से सोइए, अच्छा अपना करिए, ताकि आपके नेचुरल हेयर ग्रो हो, वो ज़्यादा अच्छे हैं अगर आप पैचेस लगाते हैं। नवरात्र को लेके भी बहुत सारी चीजें, तो अब नवरात्र भी आने वाला है, उसको ले जुड़ी क्या चीजें उससे जुड़ी नवरात्रि बताएंगे? आ रही है, इस चैत्र मास की नवरात्रि आ रही है, और इस नवरात्रि में बहुत अच्छे सिर्फ सिद्धि योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है। इस योग बनने के कारण ये जो नवरात्रि है, जो 30 मार्च से शुरू हो रही है और 7 अप्रैल तक चलनी है, इस दिनों में, ये दिन खास इसलिए भी है क्योंकि ये इस दिनों में बड़े सारे अच्छे योग बन रहे हैं, और इसलिए माता से जो भी मांगेंगे, शिववास योग भी शुरू हो रहा है इसी नवरात्रि में। तो नवरात्रि में की हुई रेमेडीज आपको बहुत काम आएंगी। वैसे तो घट स्थापना, अगर आप जो लोग घट स्थापना करते हैं, तो वो 30 तारीख को 6:10 से लेके 10:15 के सुबह में घट स्थापना कर सकते। अगर दोपहर को करना है तो 12:10 से लेके 12:30 के बीच में ये समय है घट स्थापना करने का। आप इस समय में घट स्थापना कर सकते हैं। अब इस नवरात्रि में आप रोज माँ के सामने, माँ को ना लोटस फ्लावर जो था, कमल, वो कमल गट्टा, कमल के फूल बहुत पसंद है। आप रोज माँ के सामने एक कमल का फूल रखिए, और साथ में अपने घर में एक खीर, जो मिष्ठान तो आपने बनाना ही है, तो आप खीर, अगर आपका फास्ट है तो आप अपने साबूदाने की खीर बनाइए, उसके अंदर केसर डालिए, और उसके नीचे जब खीर जहाँ पे आप रखते हैं, उसके साथ एक कॉइन ज़रूर रख लीजिए जो 5 रुपए का होना चाहिए। वो हर रोज़ जो 5 रुपए का एक कॉइन होएगा, बाद में शाम को आप वो अपने फैमिली में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और जो जो सिक्का है, उस सिक्के को जोड़ते रहिए, क्योंकि आप पहली नवरात्रि से लेके 7 तारीख तक जितने भी आपके सिक्के आते हैं, उन सिक्कों को इकट्ठा कर लीजिए। अब ये सिक्के आप अपने घर में जब नौवीं आएगी,
उसमें आप इन सिक्कों को इकट्ठा कर सकते हैं, गोमती चक्र थोड़ा रख के अपने घर के उस जगह पे जहाँ पे आप कैश या पैसा रखते हैं, आपके घर में बरकत रहेगी। क्योंकि लोगों का मानना है कि मेरे घर में पैसा आ रहा है पर बरकत नहीं होती। आप देखेंगे कई लोगों के घर में, कई लोग कमाते लाख रुपए हैं पर उसमें बरकत 10 लाख की होती है, और कई लोग 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, उनकी बरकत 1 लाख की होती है। तो बरकत होना जो है आज की डेट में पैसे की बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप बरकत लाना चाहते हैं तो इस नवरात्रि में ये रेमेडीज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नवरात्रि के दिन हम मोस्टली बच्चों को खाने पीने की चीज़ें देते हैं, पर उसके साथ हम उनको ना पैसे ज़रूर देते हैं, क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम या तो हम एक अमाउंट देते हैं जो सोचा होता है, या 10 रुपये देंगे या 20 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये। कभी हम ये नहीं होता कि हम 15 रुपये दे देते हैं या 25 रुपये। पर आप इस बार अगर 10 रुपये दे रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि इस बार आपने बच्चों को देना है, आपने 10 देना है तो आप भाई उनको देंगे 8 रुपये, यानी कि 18 रुपये देंगे। अगर आप 20 रुपये दे रहे हैं तो आप 20 रुपये दे रहे हैं तो आप बच्चों को देंगे 7 रुपये, यानी कि 27 रुपये। अगर आप 50 रुपये दे रहे हैं तो इसका मतलब है और आपने बच्चों को देना है 54 रुपीज़। अब इसी तरीके से अगर आपने 100 रुपीज़ दे रहे हैं तो आप 100 रुपीज़ से, यानी कि आपका टोटल जो बना रहे आप 108 रुपये, सबसे अच्छा वाला जो अमाउंट आता है वो 108 रुपये आता है। इसके पीछे का क्या रीजनिंग है, क्या रीजन? साल जो आ रहा है वो 9 नंबर का है। आप टोटल काउंट करके दीजिए 9 नंबर का, क्योंकि आपको इस साल जो हमारी लड़कियां, हमारी कन्याएं हैं, हमारे को ना ये ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देके जाती है। 9 नंबर यानी कि मंगल हमें ब्लेसिंग्स देके जाए, कन्याएं जो हैं हमें ब्लेसिंग देके जाए, ये मंगल का ही रूप है, एक यही स्वरूप है। इसीलिए हम इनको 9 की काउंटिंग में 9 रुपये, यहाँ पर 9 रुपये दे सकते हैं तो 9 रुपये दे दीजिए, बट 9 रुपये कोई देता नहीं है, तो हमेशा हम एक 10 रुपये का कॉइन देते हैं। उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये अमाउंट करके दीजिए। आप जितना अपने उन बच्चियों को दे रहे होंगे ना, उससे 10, 20, 100 मिलियन टाइम वापस आपके पास आएगा इस साल में, अगर इस तरीके से काउंटिंग करके दे रहे। ओके, आपने अभी कहा फर्स्ट कॉपी यूज करते हैं लोग, कई बार ओरिजिनल चीजें काफी महंगी होती है, और ये अपने लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए, कई बार घड़ी हो, वॉलेट हो, पर्स हो। खासतौर पे महिलाओं में ये होता है कि अगर आप कोई बहुत महंगा पर्स नहीं खरीद पाते हैं, जैसे कोई इटालियन ब्रांड है, आप नहीं खरीद पाते, उसकी फर्स्ट कॉपी आप किसी दुबई से मोस्टली लोग लेके आते हैं। ये करना ठीक है क्या? इसका क्या दुष्प्रभाव होता है? देखिए, मैंने ये पहले भी बोला था, तो मुझे किसी ने बोला था कि नहीं हमारे तो वो एक मेरी फ्रेंड है, वो तो बहुत सारे, वो तो बहुत रिच है और वो हमेशा फर्स्ट कॉपी यूज़ करती है। पर मैंने ये हमेशा, मैं ये नहीं कहती हूँ, पर क्योंकि उसके पास पैसा है वो फर्स्ट कॉपी यूज़ कर रही है, बट उसकी हेल्थ आज नहीं तो कल, उसकी हेल्थ पे ये नकली जो हम कैरी करके चीज़ घूम रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को यानी कि लोगों को इल्यूजन दे रहे हैं। एक इल्यूजन वर्ड आ गया ना, क्योंकि आप किसी को इल्यूजन दे रहे हो, आप किसी को धोखा दे रहे हो सिर्फ दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। जहाँ पे जब भी हम धोखा दे रहे हैं वो चीज़ हमारे हेल्थ पे आनी है। उनके पास पैसा नहीं कमी होगी, क्योंकि उनका चार्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो उनका शुक्र मजबूत होगा, तो वो कर रहे होंगे। बट उनकी हेल्थ, वो ऑटोमेटिकली जितना पैसा उन्होंने इस तरीके से करने में बचा लिया, उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा उनकी हेल्थ पे खर्चा होगा। और हेल्थ पे जब खर्चा होता है तो हमें और ज़्यादा दुख लगता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर किसी को 2 लाख का पर्स लेना चाहिए या 1 लाख। अगर आप अपनी खुशी से, अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं, कर सकते हैं और अपने लिए कर रहे हैं, तो आप उतना वाला पर्स लीजिए। बट अगर आप सिर्फ ये सोच के कर रहे हैं कि मैं इतना पैसा तो नहीं ले सकती, मैं इतना महंगा नहीं ले सकती, मैं फर्स्ट कॉपी लूँगी, मैं 2000 रुपये की लूँगी, 10,000 की लूँगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को दिखाना। जब आप लोगों को दिखाने के लिए एक भ्रम पैदा करते हैं, तो भ्रम किसको कहते हैं? राहु को। तो राहु आपको मारेगा। जब आप उसको गलत तरीके से यूज करोगे तो वो आपको बैकफायर करेगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको बैकफायर करेगा, आपके घर वालों को, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड की। क्योंकि आपने अगर वो इनकम किससे खरीदा है पर्स, अपने हस्बैंड के पर्स पैसों से खरीदा है, तो उनकी डायरेक्ट उनकी हेल्थ पे जाएगा। उनकी हेल्थ खराब होगी, आपके बच्चों की हेल्थ खराब होगी। तो ये इम्पैक्ट इतना बुरा है, ये मैंने देखा हुआ है।
मैंने ऐसे लोगों की तरफ देखा है जो लोगों ने यूज़ कर रहे थे। मैंने एक लेडी मेरे पास आई थी, तब उन्होंने खुद बोला कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे आई लाइक दिस, सो मैं बाय कर रही हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है ना, अगर तुम्हें नहीं कर रही हो, पर तुम ये मत करो, कोई और ओरिजिनल ब्रांड जो इंडियन ब्रांड है या कोई और नॉमिनल सा ब्रांड वो खरीद लो। एटलीस्ट हर चीज़ की ओरिजिनलिटी लीजिए वो। और मैंने उसके बाद एक्चुअल में ये बात प्रूव हुआ है कि मैंने उसके हस्बैंड की उस सिचुएशन को देखा जिसको मैं देख के मेरी आंखें दंग रह गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सिर्फ फर्स्ट कॉपी से हुआ है, और भी चीज़ें होंगी उनकी, बट ये भी वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। यस। बहुत धन्यवाद अनुराधा जी इन पूरी बातचीत के लिए। और आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत सारे आपके प्रश्न होंगे, और जैसे शुरुआत में मैंने कहा था आपसे कि आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें मिला होगा। कोई प्रश्न अगर रह गया है, कुछ आपको लगता है कि कोई ऐसी बात रह गई है जो आपके मन में थी, कोई प्रश्न ऐसा था जो आपको पूछना था, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें प्रश्न लिख के भेजिए। हम अनुराधा जी से कोशिश करेंगे कि दोबारा एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें और आपके उन बचे हुए प्रश्न जो मन के कौतूहल में चलने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम आप तक पहुंचा सकें। फिलहाल नीति पथ के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।